हेलो एवरीवन, चैप्टर चल रहा है एनवायरमेंटल इश्यूज। ये चैप्टर बिल्कुल लास्ट का चैप्टर है, लेकिन अच्छी बात ये है कि चैप्टर्स का जो एग्जिस्ट है वो बहुत सिंपल है। पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो अपने को ऐसा नहीं है कि वो इसमें क्या होगा, क्या पढ़ना है। ऐसा बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। और अच्छी बात यह है कि CUET 2022 के उसमें लिस्ट में ये आ भी रहा है, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो हमारे बच्चे बहुत आराम से कर लेंगे। कर तो सारे चैप्टर से लेंगे, बट एक होता है ना कॉन्फिडेंस वाइज कि ऐसे चैप्टर से अगर आ जाता है तो हम यूँ हिला लेते हैं क्वेश्चंस। तो बस ठीक है, तैयारी करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, तो इसको देखते हैं। सो वाटर पोल्यूशन क्या है बच्चों, बताना पड़ेगा या इतना तो आता ही है। सो वाटर पोल्यूशन इज बेसिकली, अगेन पोल्यूशन है तो इट्स अनडिजायरेबल चेंज, जो वाटर की क्वालिटी में चेंजेस आते हैं, चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल, किसी भी वे में वाटर पोल्यूशन कहलाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जाने कितनी लॉज पास करे हुए हैं ये पोल्यूशन से बचाने के लिए। तो यहाँ पर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट भी वो किया हुआ है 1974 में, ठीक है। और वाटर को बचाना है, कितने सारे काम हो रहे हैं। गंगा को क्लीन करने के लिए कितना मेहनत हो रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं कि वो द गंगा शुड बी क्लीन्ड, तो लगा रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं। और सोर्सेस क्या है वाटर पोल्यूशन के? सोर्सेस मतलब क्या वो रीजंस हैं जिससे कि वाटर गंदा होता है। तो पहला तो है बच्चों डोमेस्टिक सीवेज, जो रेजिडेंशियल एरिया से पब्लिक सीवेज आता है, जो घर की गंदगी होती है वो इट्स लाइक अ मियर 0.1% इम्प्योरिटीज मेक डोमेस्टिक सीवेज। मतलब सोचो, डोमेस्टिक सीवेज की क्वांटिटी 0.1% भी अगर आ जाता है वाटर में, तो वाटर का जो यूसेज है वो ह्यूमन यूज़ के लिए अनफिट हो जाता है। तो सोचो इतना सारा सीवेज निकलता होगा तो पानी कैसा होगा, जस्ट इमेजिन। सीवेज की कॉम्पोजिशन क्या है? सस्पेंडेड सॉलिड्स है, जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले है। कोलॉइडल मटेरियल है, जैसे कि फीकल बैक्टीरिया, क्लॉथ, पेपर, फाइबर। डिजॉल्व मटेरियल हो गए, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, ये सब। एंड ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें होता है, जो आराम से डिकम्पोज हो जाता है बाय डिकम्पोजर्स। तो ये हो गया डोमेस्टिक सीवेज। पहला जो रीज़न है गंदगी का, वाटर पोल्यूशन का, वो है डोमेस्टिक सीवेज। Second is industrial wastes which are released by petroleum, paper, manufacturing, metal. It contain heavy materials, metals like mercury and many organic compounds. तो ये सारी industrial wastes भी हैं जो add on करते हैं वाटर पोल्यूशन में। तो ज़्यादा कोई मतलब और ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं आता होगा, यू जस्ट नो दैट बेसिकली यही गंदे पानी में जो वाटर मटेरियल वाटर्स हैं उनमें अगर घर के थ्रू, इंडस्ट्रीज के थ्रू जो भी एफ्लुएंट्स जाते हैं वही तो गंदगी करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले मैं ये दिखा दूँ, ये है वो चार्ट जो अभी हम देख रहे थे। इसको ग्राफिकली लाइक वाटर 99.9%, अब ये जो 0.1% इम्प्योरिटी है बच्चों, दिस वन, इसमें क्या क्या आ जाते हैं, ये वही अभी हमने जो पढ़ा है ये वही ग्राफिकली बुक में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये आ जाते हैं ग्राफ और फिर आपको कहा जाएगा कि आप आइडेंटिफाई करो क्या है वो, समझे? तो ध्यान रखना। तो नेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, वैसे भी दैट्स या। अब वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सोर्सेस तो हमने देख ही लिए, ये इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। तो इफ़ेक्ट्स ये है कि देखो, एक तो हो गया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इट कैन बी डिफाइंड, देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है कि फूड चेन में जब केमिकल्स जो होते हैं वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल्स तक पास ऑन होते जाते हैं। अब केमिकल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं। अगर वो प्लांट में वो केमिकल है तो आगे की ट्रॉफिक लेवल्स पे भी वही केमिकल बिना डिग्रेड हुए आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो सिंस वो बिना डिग्रेड हुए आगे चलते जाते हैं तो फाइनली कहाँ जाके एक्यूमुलेट होगा? तो सबसे ज़्यादा हायर ट्रॉफिक लेवल पे जो है वहाँ जाके वो फाइनली एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। इसके लिए सबसे
बायोमैग्निफिकेशन सबसे ज़्यादा जो केमिकल करते हैं ना वो है मरकरी एंड डीडीटी। ये बिल्कुल डिग्रेड नहीं होते हैं, और डीडीटी वगैरह जैसे पेस्टिसाइड है स्प्रे कर दिया, मरकरी वगैरह बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के थ्रू रिलीज़ हो जाते हैं, तो इन ये जब चले जाते हैं फूड चेन में तो एक ही बार बिल्कुल हायर लेवल पे एक्यूमुलेट होते हैं, तो दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब ये वही है कि टॉक्सिक मटेरियल ना मेटाबोलाइज हो सकता, अब ये वही है कि टॉक्सिक मटेरियल जो है वो मेटाबोलाइज भी नहीं हो सकते और ना ही एक्सक्रीट हो सकते हैं, सो देयरफॉर दे गेट एक्यूमुलेटेड इन एन ऑर्गेनिज्म एंड पासेस ऑन टू द हायर ट्रॉफिक लेवल। तो धीरे धीरे ऊपर की ट्रॉफिक लेवल में पास होते चले जाते हो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल वो धीरे धीरे आगे फिर बढ़ता चला जाता है, समझे बच्चों। तो अल्टीमेटली सिंस ये ना डिग्रेड हो सकते हैं ना एक्सक्रीट हो सकते हैं, तो ऑर्गेनिज्म में ही रहता है, फिर उसको जिसने भी खाया ये उसमें गया, तो ऐसे धीरे 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 वो हायर लेवल पे एक्यूमुलेट होते हैं। दिस इज़ बायोमैग्निफिकेशन। और इसमें सबसे फेमस केमिकल है डीडीटी एंड मरकरी। अब डीडीटी जो है वो बर्ड में अगर चला गया तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है उनका डिस्टर्ब करता है, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब होता है तो उनके एग शेल जो हैं वो प्रॉपर नहीं बन पाते, तो अल्टीमेटली एग्स नहीं वो रिलीज़ कर पाते हैं, और एग्स नहीं रिलीज़ कर पाते हैं तो बर्ड पॉपुलेशन के डिक्लिनेशन भी होता है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है यूट्रोफिकेशन, जो वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है। यूट्रोफिकेशन क्या है? नेचुरल एजिंग ऑफ लेक है। धीरे धीरे जो लेक्स होते हैं ना वो पहले तो बहुत ठंडा कूल और बहुत नॉर्मल लाइफ सपोर्ट करते हैं, जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है, बट धीरे धीरे उसमें न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो गर्म होता चला जाता है, धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल डिपॉजिट होते चले जाते हैं और लेक धीरे 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 ख़राब होता जाता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन। मतलब वाटर इन यंग लेक इज़ कोल्ड एंड क्लियर टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। ग्रेजुअली विथ टाइम इट गेट्स एनरिच्ड विथ न्यूट्रिएंट्स एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दे आर डिपॉजिटेड। इसके बाद में एक्वेटिक लाइफ जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो जाते हैं, और फ्लरिश होने की वजह से ऑर्गेनिक रिमेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वाटर धीरे धीरे इतना ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होने की वजह से गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से फिर उतना लाइफ सपोर्ट नहीं कर पाता, तो लेक की जो एक लंबी एज होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये तो बहुत स्लो वे में बताया, मतलब बहुत धीरे धीरे होता है। बट अभी पोल्यूशन इतना हो रहा है बच्चों कि जो ये फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, इवेंचुअली क्या होता है, फ्लोटिंग प्लांट्स दे डेवलप इन द लेक एंड फाइनली कन्वर्टिंग इट इनटू अ लैंड। ये देख लो, तो जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और धीरे 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 वो जो लेक है वो ख़त्म हो जाता है, और फाइनली वो एक लैंड बन जाता है। तो दिस इज़ एजिंग, ठीक है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, इसमें एक और प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ड्यू टू सीवेज एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल वेस्ट, इट इज़ कॉल्ड कल्चरल और एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन। अब एट टाइम्स क्या होता है कि ये जो एजिंग अभी हमने पढ़ा कि एक्सिलरेटेड एजिंग ऑफ लेक हो जाता है कभी कभार, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करके जो काम धीरे धीरे हो रहा था वो बहुत स्पीड से होने लग जाता है, दैट्स इट। तो मतलब स्पीड बढ़ जाती है एजिंग की। तीसरा प्रॉब्लम बीओडी का बढ़ना पानी में। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हम वाटर पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो उसमें हमने क्या क्या प्रॉब्लम पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जो उसमें आ जाता है। दूसरा हमने पढ़ा यूट्रोफिकेशन। तीसरा है बीओडी का बढ़ना। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जो क्या होता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल ब्रेकडाउन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटीरियल, एंड इट इज़ हायर इन, मतलब देखो जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहेगा पानी में उतना ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा उसको ब्रेक करने के लिए, और ये अच्छी बात नहीं है। मतलब हायर द बीओडी मोर पोल्यूटेड इज़ द वाटर, ये आपको ध्यान रखना है। हायर द बीओडी मोर पोल्यूटेड इज द वाटर, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो इसमें आप देखिए जैसे कि ये ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में आप देखो सीवेज डिस्चार्ज हुआ,
तो सीवेज डिस्चार्ज जब हुआ तो पानी में जो बीओडी है वो बिल्कुल राइज हुआ, देख रहे हो, हाई पे चला गया। पानी का फ्लो यूं है, जैसे जैसे फ्लो हुआ ड्यू टू वॉट एवर रीजन बीओडी डिक्लाइन हुआ, और ड्यू टू वॉट एवर रीजन वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ा। ये देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन इंक्रीज, तो यहाँ देखो जैसे ही ये हाइट पे है तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पानी का फ्लो आगे बढ़ता है उस जगह पे बीओडी कम होता जाता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो यूँ जा रहा है ना, तो पानी का फ्लो आगे बढ़ता है, वहाँ बीओडी कम है तो वहाँ डीओ ज़्यादा हो गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जितना ज़्यादा उतना ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अच्छी, उतना ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहेंगे, मतलब दे विल बी देयर, एक हेल्दी रिवर या हेल्दी वाटर माना जाएगा, ठीक है। और जितना वो बीओडी ज़्यादा उतना पोल्यूटेड। तो ये जब सीवेज डिस्चार्ज होगा या वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बीओडी का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बीओडी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो जो पानी की प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ेंगी। तो दीज ऑल थिंग्स। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है एल्गल ब्लूम, एक्सेसिव एल्गल ब्लूम, मतलब जब वहाँ पर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, यूट्रोफिकेशन ये सब बढ़ता है तो पानी में एल्गी का जो क्वांटिटी है वो भी बहुत इंक्रीज होता है, मतलब एक ग्रीन सा लेयर ही बन जाता है पूरा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एल्गल ब्लूम। तो डोमेस्टिक सीवेज या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सब चीज़ें अगर वही यूट्रोफिकेशन जैसा, तो जैसे उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो बढ़ रहा है तो उसमें प्लांट और एक्वेटिक एनिमल की बात करी है, उसमें अगर आपने देखे होंगे ना, मैंने बताया भी था कि पूरा लेक जो है वो ग्रीन कारपेट से ढक जाता है, तो दैट थिंग इज़ एल्गल ब्लूम। होता है ना, गंदा सा ग्रीन ग्रीन सा दिखता है, पानी तो दिखता नहीं है, हरा हरा लेयर पूरा गंदा वाला, दैट इज़ एल्गल ब्लूम। तो इससे क्या होता है, इससे एक तो फिश मॉर्टेलिटी, क्योंकि एल्गी जो है वो सारा न्यूट्रिएंट एक तो खुद भी ले रहा है, सनलाइट नीचे नहीं पहुंचने दे रहा है, न्यूट्रिएंट सारा खुद यूज़ कर रहा है, ऑक्सीजन सारा खुद यूज़ कर रहा है, तो एक्वेटिक लाइफ जो है दे बिकम डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। तो इसीलिए जो एक्वेटिक लाइफ है दे सफ़र अ लॉट, और वाटर क्वालिटी जो डिटेरियोरेट होता है वो अलग। तो इस तरह की बच्चों प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। सो इट इज़, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आता है वाटर हायासिंथ, एक्सेसिव वाटर हायासिंथ का ग्रोथ। आपने देखा होगा ना कि कई सारे लेक्स में, पॉन्ड्स में इतने वाटर हायासिंथ, बड़े बड़े पत्तों वाले बहुत गुड लुकिंग प्लांट्स होते हैं, बट देन दे कवर द होल लेक, और वो इतने फैल जाते हैं, पूरा लेक कवर कर देते हैं, और मतलब आप जब उनको देखोगे ना तो यू वोंट बिलीव कि नीचे में पानी भी है, गलती से उस पर चलने ना लग जाओ, इतना तेज़ी में फैलते हैं ये। तो इट्स दैट्स व्हाई इट्स टेरर ऑफ बंगाल ऑल्सो। तो इट ग्रोज अबंडेंटली इन यूट्रोफिक वाटर बॉडीज एंड इम्बैलेंसेस वाटर इकोसिस्टम। तो जितने भी ये यूट्रोफिक वाटर बॉडीज़ है जहाँ पे ये यूट्रोफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, उनमें तो वाटर हायासिंथ गजब का ग्रो करता है और फिर लेक की बुरी हालत कर देता है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ हाउ द वाटर पोल्यूशन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ये देख लो, ये है आपका वो वाटर बायोमैग्निफिकेशन, जहाँ पर ये बता रहा है कि कैसे बायोमैग्निफिकेशन जो अभी हमने डिस्कस किया, कैसे डीडीटी जो है पानी में सिर्फ 0.003 पार्ट्स पर बिलियन था, लेकिन ये अगली ट्रॉफिक लेवल में जब गया तो यहाँ एक्यूमुलेट, इनकी वजह से यहाँ एक्यूमुलेट हुआ तो ये 0.04 हो गया, फिर ये आगे गया तो यहाँ पर ये पार्ट्स पर मिलियन पे आ गया देखो, और यहाँ 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, फिर ये 2, फिर 25। तो आप देखो ये पूरे फूड चेन में पानी में था थोड़ा सा, यहाँ से जू प्लैंकटन में आया, जू प्लैंकटन से स्मॉल फिश में आया जब इन्होंने इसको खाया, स्मॉल फिश से लार्ज फिश में आया, फिर फिश ईटिंग बर्ड्स ने जब उनको खाया तो वहाँ फिश ईटिंग बर्ड्स वाली ग्रुप में ये केमिकल ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए। दिस इज़ बायोमैग्निफिकेशन। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब एक केस स्टडी हम पढ़ेंगे कि इस तरह के वाटर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, देखो हम पोल्यूशन जब पढ़ते हैं तो व्हाट इज़ दैट पोल्यूशन, देन हाउ इट कॉजेज, सोर्सेस क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अब उसकी रेमेडी भी तो ढूंढें। तो हम थोड़ा रेमेडी देख रहे हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे थोड़ा सा
कंट्रोल में ला सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को थोड़ा हम इस लेवल पे ले आए कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये चीज़ें होना एटलीस्ट। तो ये केस स्टडी है जहाँ पे हम देखेंगे इट्स इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो ये एक पूरा इंटीग्रेटेड यानी कंबाइंड है बहुत सारा सिस्टम, और वाटर वेस्ट वाटर को प्रॉपर मैनेज करते हैं। देखो वेस्ट वाटर में क्या आ रहा है, एक तो सीवेज आ रहा है and it can be treated and in integrated manner by utilizing mix of artificial and natural processes। और इनको ट्रीट कर दिया जाए तो इससे क्या रहेगा कि प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर हो जाता है तो बच्चों नेचुरली वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, वाटर का सल्यूशन बन जाएगा, पानी एटलीस्ट पोल्यूशन तो नहीं होगा। तो देखो एक एग्जाम्पल है टाउन ऑफ आर्काटा सिचुएटेड अलोंग नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो इतने बायोलॉजिस्ट वहाँ हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने डेवलप करा। इनके में क्लीनिंग ना 2 स्टेप्स में होते हैं। पहला है कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन की, जो भी बड़े बड़े हैवी लोडेड वेस्ट होते हैं जैसे जो फ्लोटिंग वेस्ट होते हैं उनको हटा लिया, फिल्टरिंग कर दिया, फिर सेडिमेंटेशन हो गया, सिल्ट विल्ट सारा सेडिमेंट कर दो और फिर क्लोरीन ट्रीटमेंट करवा दे, तो पानी काफ़ी हद तक यहाँ साफ हुआ। देन द ट्रीटेड वाटर स्टिल कंटेन्स ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ हैवी मेटल एंड टॉक्सिक पोल्यूटेंट। तो सेकेंड स्टेप में ये क्या करते हैं, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया ग्रोन इन मार्श लैंड थ्रू विच वाटर फ्लोड, पानी को उसी मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि पानी को उसमें भेजा जाता है। एक लेवल में तो ये स्टेप्स हो गए, फिर अगले जो लेवल है, अगला जो कंटेनर जैसा बना हुआ होता है उसमें ये लोग क्या करते हैं, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया इनको वहाँ पर ग्रो करा हुआ होता है वहाँ भेज देते हैं। तो दीज लाइफ फॉर्म्स न्यूट्रलाइज एंड एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेट, सारा पोल्यूटेंट को एसिमुलेट कर देते हैं, ठीक है, और ये मतलब न्यूट्रलाइज ख़त्म कर दिया। तो इससे बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है। अब सोचो नेचुरली ट्रीट कर दिया, सो दे ऑल्सो कंटेन, अब सोचो वहाँ पर सेंचुरी भी है और हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी चलती है और बीच में ये ट्रीटमेंट हो रहा है, तो सोचो कितना अच्छा मेंटेन किया है और पोल्यूशन भी नहीं हो रहा, उल्टा एडवांटेज ले रहे हैं इस चीज़ का। इसके अलावा देखो बहुत सारा दूसरे तरीके भी हैं, जैसे कि इको सैंड टॉयलेट्स हैव बीन डेवलप्ड इन एरिया ऑफ केरला एंड श्रीलंका, जहाँ पे इको सैंड टॉयलेट्स क्या होते हैं, इट्स नॉट फ्लश वाला टॉयलेट नहीं होता, इट जस्ट द डिग इज क्रिएटेड, द पिट इज क्रिएटेड and then people defecate over there and finally once it's filled it is dumped, इस तरीके से it is। तो वो क्या है, naturally the land gets the nutrient मिल जाता है, मतलब land को, soil को। so it's a hygienic and efficient method of disposal, cost effective भी होता है and they can be recycled into natural fertilizer, मतलब मैंने कहा ना nutrient enrich कर देता है land के अंदर because it acts as a fertilizer। So eco sand toilets are also good option. Then comes your solid wastes. Solid wastes, they refer to everything। solid waste देखो water pollution तो हो गया, हम सारा समझ गए। अब थोड़ा सा solid wastes को भी देख लेते हैं कि इनसे जो ये जो waste निकलते हैं इनको कैसे हम dispose करें। Disposal is a big issue। तो they refer to everything that goes out in trash। इसमें बहुत कुछ आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो दे रखा है, पहला कैटेगरी है म्यूनिसिपल वेस्ट का, जहाँ पे होम, ऑफिसेज, स्कूल, हॉस्पिटल सब का कलेक्टिव वेस्ट आता है। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गया, देन थर्ड हॉस्पिटल वेस्ट आ गया, इन सब के अपने अपने वेस्ट हैं। ई वेस्ट भी आते हैं आजकल, तो मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर के वेस्ट भी हो गए। तो इतने सारे वेराइटीज़ ऑफ वेस्ट हैं, कैसे डिस्पोज करेंगे। तो एक तो है ओपन बर्निंग, मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में ओपन बर्निंग कर सकते हैं हम। ओपन बर्निंग में क्या होता है कि ओपन में पाइल डंप कर दो, फिर लेकिन कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, इट सर्व्स एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। तो सैनिटरी लैंडफिल में डाल दो, ये वो एरियाज होते हैं जहाँ ट्रेंच या डिप्रेशन क्रिएट कर दिए जाते हैं और फिर इसमें सारा वो वेस्ट डाल दिया जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है,
सीपेज ऑफ केमिकल्स, जितने भी ये लैंडफिल्स होते हैं वहाँ से केमिकल सीप करके अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। देन रैक पिकर्स एंड कबाड़ी वाला, दे कलेक्ट एंड सेपरेट आउट। आजकल होता है ना गीला कचरा, सूखा कचरा, उसमें भी बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब अलग अलग करके रखो। तो नेचुरल ब्रेकडाउन इन्वॉल्व्स डंपिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इनटू डीप पिट्स फॉर नेचुरल डिग्रेडेशन एंड इंसिनरेशन इज हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल। इंसिनरेशन में क्या होता है बच्चों की एक हाई टेम्परेचर पे एक वो किया हुआ होता है, भट्टी टाइप होता है, ठीक है, उसके अंदर दे पुट ऑल द हॉस्पिटल वेस्ट एंड हाई टेम्परेचर पे सडनली उसको बर्न कर देते हैं तो तुरंत जल जाता है एंड ख़त्म हो जाता है। सो हॉस्पिटल वेस्ट को तो यूँ कर दिया, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको पिट्स में डाल दी, डिकम्पोज हो गया, यूँ ना, इन तरीक़ों से ट्रीट किया जा सकता है। ई वेस्ट को क्या कर सकते हैं, ई वेस्ट को भी हम बरी कर सकते हैं लैंडफिल्स में, इंसिनरेट कर सकते हैं, लेकिन हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर मेटल लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, गोल्ड आर रिकवर्ड ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेसेस। ई वेस्ट को भी नहीं छोड़ते, उसमें ये देखते हैं कि क्योंकि वायरिंग बहुत सारा होता है तो कॉपर, गोल्ड, ये सारा मेटल उसमें मिलता है, तो इन कंट्रीज़ को भेजे जाते हैं ताकि वो ये मेटल एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज हैव बिल्ट फैसिलिटीज़ फॉर रिसाइकलिंग ई वेस्ट एंड रिसाइकलिंग इज ओनली सोल्यूशन अवेलेबल फॉर ट्रीटिंग ई वेस्ट, बट कॉशन शुड बी टेकन टू कैरी आउट प्रोसेस इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे। तो ई वेस्ट के लिए रिसाइकलिंग बेस्ट तरीका है, क्योंकि रिसाइकल करो तो डंपिंग का प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली डंपिंग भी तो प्रॉब्लम ही कॉज करते हैं, सो दैट्स वाई, ठीक है। इसमें एक केस स्टडी भी हमें पढ़ना है, दैट इज़ बाय रमेश चंद्र, सॉरी दिस इज़ अहमद खान फ्रॉम बेंगलुरु। इन्होंने क्या किया था, प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर थे एंड उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक का बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला। ही मेड दिस पॉली ब्लेंड बाय रिसाइकल्ड प्लास्टिक और इसको बिटुमिन से मिक्स कर दिया, तो ये इतना अच्छा मतलब मटेरियल बना कि जिससे इजीली रोड्स बना सकते हैं। तो बिटुमिन जो है ये वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़ है एंड इट इंक्रीजेज द रोड लाइफ। तो यूजिंग दिस टेक्निक बाय द ईयर 2002 मोर देन 40 किलोमीटर ऑफ रोड इन बेंगलुरु इज़ ऑलरेडी लेड। तो प्लास्टिक का कितना अच्छा सोल्यूशन निकाल दिया इन्होंने, पॉलीब्लेंड बनाओ, बिटुमिन से मिक्स करो, रोड बना दो। तो प्लास्टिक जो इतना हैजार्डस होता है, जो डिकम्पोज नहीं होता है और इसकी वजह से एनवायरनमेंट में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे तो बचा लिया, राइट। देन कम्स योर सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी लाइक, आपको आता है, इसमें कोई बहुत नया और अलग सी चीज़ें नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड जो हमने अभी पढ़ा था। तो सॉइल पोल्यूशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है आपका पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड फंगिसाइड्स, ठीक है। तो कॉजेज़ क्या है इसके, केमिकल सीपेज फ्रॉम इंडस्ट्री हो गया, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, इनकी वजह से सॉइल बहुत गंदा हो रहा है, उसका न्यूट्रिएंट क्वालिटी हैम्पर हो रहा है। और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा नॉन टारगेट भी मर जाते हैं। जैसे हमने पेस्टिसाइड डाला तो उसमें पेस्टिसाइड ये थोड़ी देखेगा ये काम का ये नहीं काम का, ये तो सबको किल करेगा। फिर पेस्टिसाइड्स जो है वो बायोमैग्निफिकेशन कॉज करता है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है। तो कंट्रोल क्या करेंगे हम, स्ट्रिक्ट मेथड शुड बी अडॉप्टेड बाय इंडस्ट्री फॉर वेस्ट डिस्पोजल। ऑर्गेनिक फार्मिंग करो भाई, ज़ीरो वेस्ट मेथड लो। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बहुत अच्छा ये केस स्टडी भी यहाँ पर दिया हुआ है, केस स्टडी बाय रमेश चंद्र डागर जी यहाँ आ गए। इन्होंने क्या किया है बच्चों, इन्होंने सोनीपत हरियाणा में देखो बी कीपिंग भी रखा है, डेयरी मैनेजमेंट है, वाटर हार्वेस्टिंग एंड कॉम्पोस्टिंग एंड एग्रीकल्चर, सब एक साथ एक जगह चला रखा है। उससे क्या होता है देखो, चेन सपोर्ट करता है एक दूसरे को सस्टेनेबल वे में। केमिकल फर्टिलाइजर ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कैटल एक्सक्रीटा को मैन्योर में ले लेते हैं। क्रॉप वेस्ट से कॉम्पोस्ट बनाते हैं जो नेचुरल फर्टिलाइज़र हो जाता है, जो नेचुरल गैस बनाती है। तो उनके फार्म की एनर्जी नीड्स भी नेचुरली वहीं से आ गया। एंड ओवरऑल इंटीग्रेटेड वो है मैनेजमेंट है, तो सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैन्योर के लिए ये अपना कैटल के डेयरी मैनेजमेंट से मैन्योर आ गया, वाटर हार्वेस्ट कर ही रहे हैं, पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एग्रीकल्चर निकल गया, इनके कॉम्पोस्टिंग और इसके थ्रू एग्रीकल्चर सपोर्टेड हो गया। समझ रहे हो, पॉलिनेशन के लिए बी कीपिंग
तो एवरीथिंग इज़ रियली कनेक्टेड और कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, कहीं कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दिस ओनली डागर हैज़ क्रिएटेड दिस हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब विथ करेंट मेंबरशिप ऑफ 5000 फार्मर्स। तो ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, और हमें भी बच्चों इसी तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल अगर अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे तो फॉर श्योर थिंग्स कैन बी बेटर एंड बेटर इन नियर फ्यूचर। और आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, और उसमें हम करेंगे चैप्टर को कंप्लीट और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। टिल देन यू टेक केयर एंड